विक्रम का शरीर उन जीवों द्वारा फाड़ा जा रहा था जो उसके मांस में बसे थे। उसके शरीर का 9वें हिस्से से अधिक हिस्सा अन्य जीवों से बना था, यहां तक कि उसका मस्तिष्क भी। यशवीर की भयावह आभा के प्रभाव से वह अपने शरीर की मूल संरचना तक को संरक्षित नहीं रख सका। उसका शरीर लगातार बदलता और धड़कता रहा, क्योंकि और अधिक जीवन रूप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी इस दुःस्वप्न के बीच विक्रम हंसता रहा। यही जीवन का असली अर्थ है, यही इसकी चरम सीमा है। सुंदर और निर्दयी, शांति देने वाला और खतरनाक। मैं मूर्ख था जो इसे पहले नहीं समझ पाया। एवटार ऑफ द फे, अर्थबाउंड प्रिजन। यशवीर ने अपनी सारी ऊर्जा एक साथ छोड़ी, जिससे जमीन कांप उठी और हजारों जेड ग्रीन लकड़ी के ड्रैगन जमीन से निकल आए। प्रत्येक ड्रैगन कम से कम 30 मीटर लंबा था और वे मिलकर आसमान को ढक गए। वे लगभग एक साथ विक्रम और उसकी रचनाओं के मांस के अवशेषों पर टूट पड़े, उन्हें पेट्रिफाइड वुड में बदलते हुए। विक्रम की रचनाओं से पुनः उत्पन्न हुई जीवधारियां और विदेशी जातियां जीवित मांस के ढेर से अधिक कुछ नहीं थीं। आखिरकार उनकी आत्माएं मृत्यु के साथ ही विलुप्त हो गई थीं और उनमें कोई चेतना या सोचने की क्षमता बची नहीं थी। दूसरे क्षेत्र के एक बड़े स्थान पर भैरव, न्यूटू और उसकी सेनाएं एक बड़े नदी के किनारे पहुंचे जो उनके रास्ते में बाधा बन रही थी। नदी के ऊपर एक बेड़ा बह रहा था, जिस पर एक सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति था, एक हाथ में लंबा भाला थामा हुआ। उसकी आंखें ठंडी चमक से चमक रही थीं, जैसे 2 भाले। वे यहां हैं। भैरव ने भौहें तानी और आगे बढ़ना रोक दिया। वह उस व्यक्ति को बेड़े पर खड़ा देखकर देख रहा था, जिसकी आंखें जैसे 2 भाले थीं। राजकुमार, नदी पर एक आदमी है, उसके एक सेवक ने धीरे कहा। जैसे ही लड़ाई होने वाली थी, दोनों योद्धाओं की आभाएं आपस में टकरा रही थीं। भैरव ने एक भैंसे की तरह हमला किया, जबकि नदी पर खड़ा वह व्यक्ति ऐसे आगे बढ़ा जैसे वह भाले की नोक हो। बेड़ा एक तरफ झुका, पर उस व्यक्ति का शरीर एक जगह अडिग था। आसमान मंडरा गया और एक तेज हवा का झोंका आया। भैरव की सेना के एक योद्धा ने चिल्लाया, इंसान, अगर मरना नहीं चाहते तो यहां से हटो। उस व्यक्ति के भाले की नोक नदी की सतह से टकराई और एक बर्फीली बिजली की तीर उस भैंसे की ओर चली जिसने चिल्लाया था। ताकतवर बिजली की वह तीर इतनी तेज थी कि भैंसा समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। भैरव को अपनी विशाल कांटे वाली गदा उठानी पड़ी और उसने उस भैंसे की रक्षा की। बर्फीली तीर गदे से टकराई, लेकिन गदा हिल नहीं। वह भैंसा, जिसने उस आदमी को घमंडी अंदाज में डांटा था, डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। अगर भैरव ने उसकी रक्षा न की होती तो उसका दिमाग छेद गया होता। उस आदमी ने बेड़े से आवाज लगाई, अगर तुम पार करना चाहते हो तो मुझे हराना पड़ेगा। भैरव ने पूछा, क्या तुम रेणुका नगर के भेजे गए हत्यारे हो या झटका सैनिक? मैं फरहान हूं, रेणुका नगर से। फरहान के पैरों के नीचे तेज हवाएं उठीं और ऊपर आसमान में बिजली गरजने लगी। भैरव ने एक सवाल पूछा जो उसे बहुत समय से सोच रहा था, क्या तुम्हारी कोई प्रेमिका या पत्नी है और तुम्हारे राज्यपाल की? फरहान ने भाले को जोर से पकड़ा। भैरव मुस्कुराया, मेरे इरादे बुरे नहीं हैं, मैं बस तुम्हारी प्रेमिका या पत्नी के साथ रहना चाहता हूं। फरहान का चेहरा ठंडा हो गया। उसके चारों ओर हवा घूमने लगी और आसमान में बिजली कड़कने लगी। भैरव ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या तुम अभी तक अकेले हो? यह तो बड़ा अफसोस है। ले ये। फरहान ने बिना देर किए हमला किया। वह अपने भाले के साथ तेजी से नदी की सतह पर चलने लगा, हवा और तूफान से घिरा हुआ। उसका भाला बेहद जोर से आगे बढ़ा। भैरव ने अपनी कांटे वाली गदा से वार किया और आराम से बोला, इतना गुस्सा क्यों? कम से कम मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे राज्यपाल की कोई प्रेमिका होगी। क्यों ना मुझे उससे मिलवाओ? मैं बस उससे मिलना चाहता हूं और फिर उसके सामने, तुम्हारे राज्यपाल के सामने उससे प्यार करना चाहता हूं। फरहान ने एक बार फिर भाले से कई तेज वार किए, इतने तेज कि चारों ओर उनकी कई प्रतिच्छायाएं बन गईं जो अलग अलग भैरव को मारने का प्रयास कर रही थीं। भैरव ने अपनी गदा घुमाई जबकि फरहान तेजी से आगे बढ़ा। उनके बीच लोहे की टकराहट से चिंगारियां उड़ रही थीं। हवा और तूफान की ताकत फरहान के चारों ओर घूम रही थी।
जिससे भैरव की सेनाएं पीछे हट गईं। तूफान और बिजली फरहान के गुस्से का जवाब दे रहे थे। बिजली आसमान में चमक रही थी और गरज आवाज दूर तक गूंज रही थी। हवा इतनी तेजी से उसके चारों ओर घूम रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह भंवर के बीच में हो। भैरव अब अपने वारों से आसानी से बच नहीं पा रहा था। वह पूरी तवज्जो से फरहान का सामना कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे फरहान के वार तेज हो गए, भैरव संतुलन खो बैठा और हवा में उड़ गया। उसके हाथ और पैरों पर कई चोटें आईं और वह बड़ी चोट से बच गया। उसने भौहें तानी, क्या तुम ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहे? क्या तुम्हारे राज्यपाल की भी कोई प्रेमिका या पत्नी नहीं? तुम मनुष्य कितने दयनीय हो। क्या मैं तुम्हें कुछ सुंदर स्त्रियां दिखाऊं? मेरी साम्राज्य में बहुत सुंदर महिलाएं हैं, या भैंसे और सुरा भी चलेगा। तुम्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। जब तुम और तुम्हारी प्रेमिका गहरी मस्ती में होंगे, मैं अपना हिस्सा लेने आ जाऊंगा। स्पष्ट था कि ये सभी सुरा राजा किसी न किसी तरह से विकृत थे, लेकिन वे बेहद शक्तिशाली भी थे, जैसे उनकी विकृति ने उन्हें ताकत दी हो। फरहान ने नदी की ओर देखा। उसकी आंखों में लड़ाई की आग जल रही थी। ऐसे ही प्रतिद्वंद्वियों का सामना करके वह और अधिक शक्तिशाली बनेगा। एक बिजली की चमक के साथ लड़ाई फिर से शुरू हुई। फरहान के भाले पर हवा और बिजली झलक रही थी, जबकि भैरव सीधे ट्रेन की तरह उसके लिए बढ़ा। विंड स्प्रिट, फ्लोटिंग क्लाउड्स। फरहान फिर से तेजी से साइड में हट गया, जैसे वह टेलीपोर्ट कर गया हो। गदा नीचे गिरी और नदी के बीचों बीच की लकड़ी की नाव को कुचल दिया, नदी को दो हिस्सों में बांट दिया। सचमुच ये सभी सुरा राजा किसी न किसी रूप में विकृत थे, पर उनकी ताकत असाधारण थी। फरहान ने फिर भाले को क्षैतिज रखा और बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा। हेवंस जजमेंट, ट्रिब्यूलेशन ऑफ लाइटनिंग। हवा और तूफान के सहारे भाला जोरदार वार करता हुआ बढ़ा। फरहान की भाला से हवा गरज रही थी और बिजली चमक रही थी। उसकी भाला की वार इतनी तेज थी कि उसने चारों ओर दर्जनों प्रतिछाया छोड़ दी थीं, जो गौतम न्यूटू को पूरी तरह से घेरे हुए थीं। गौतम ने अपनी विशाल कांटे वाली गदा को अपने चारों ओर क्षैतिज घुमाया, जिससे जमीन फटने लगी और हवा फरहान को झकझोरने लगी। रोंडो ऑफ विंड एंड स्टॉर्म की प्रभाव में रहते हुए भी फरहान अडिग खड़ा रहा और फिर उसने गौतम की ओर दर्जनों भाला के वार भेजे। गौतम अपनी कांटे वाली गदा घुमाता रहा, लेकिन उसकी ताकत के बावजूद उसकी गति और चुस्ती इतनी नहीं थी कि फरहान को पकड़ सके। फरहान लगातार वार करता रहा, मगर गौतम की मांसपेशियां किसी कवच से कम नहीं थीं। उसकी भाला केवल उसकी त्वचा पर हल्के निशान छोड़ पाई। यह चमड़ा बहुत कठोर है। फरहान ने बार बार हमला किया और फिर से दर्जनों प्रतिछाया गौतम के चारों ओर छा गईं। हवा और तूफान का वातावरण और भी भयानक होता गया। गौतम अपनी गदा घुमाकर फरहान की आकाशीय ऊर्जा को भंग करने की कोशिश करता रहा, पर गति का अभाव उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। फरहान के हमलों के बीच गौतम का शरीर हवा और तूफान की चपेट में था और दोनों योद्धा एक नाजुक गतिरोध में लगे थे। हेवंस जजमेंट, टाइगर्स हाउल, ड्रैगन्स बेलो। फरहान की भाला ने हवा के ड्रैगन और तूफानी बाघ का रूप धारण किया और वह तेजी से आगे बढ़ा। कई तकनीकों के साथ फरहान ने गतिरोध तोड़ा, गौतम के सीने को भाला से चीरते हुए खून बिखेर दिया। फरहान ने मुस्कुराया, पर गौतम भी मुस्कुराए। उसकी छाती की मांसपेशियां सिकुड़ गईं और उसने भाले को पकड़ते हुए अपनी गदा से जोर से प्रहार किया। टकराव के केंद्र से हवा का विस्फोट हुआ और जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन गया जहां फरहान खड़ा था। वह तुरंत पीछे हट गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गौतम इतनी हिम्मत दिखाएगा और अपनी रक्षा छोड़कर हमला करेगा। फरहान ने दूसरी भाला भी निकाली, जिसके चारों ओर एक सर्प लिपटा हुआ था। यह नया पीक ग्रेड डेविल सोल था, जो एक स्टॉर्म विंड सर्पेंट का था। चिल्लाते हुए वह अपनी भाला लिए तूफानी हवा के साथ आगे बढ़ा। गौतम ने अपनी छाती से फंसे भाले को बाहर निकाला। उसकी मांसपेशियां सूत की तरह उभर आईं और उसकी आंखें खून लाल चमकने लगीं। उसके हरे सींग और भी चमकने लगे और मांसपेशियां इतनी बढ़ गईं कि वे कवच जैसा दिखने लगे, जिसने घाव को पूरी तरह दबा दिया।
उसने अपनी गदा से फरहान के हमले का मुकाबला किया। ठंडर की आवाज के साथ एक धमाका हुआ। टकराव की ऊर्जा ने जमीन को फाड़ दिया। कोई भी उस विस्फोट के बाद खड़ा नहीं रह सका। आसमान में गरज गूंजी और सफेद चांदी की बिजली ने आकाश को चीर दिया। हवा में लिपटे फरहान ने ऊंचा छलांग लगाई। उसकी भाला ने बिजली को पकड़ लिया, जिससे वह एक तूफानी देवता जैसा दिखने लगा। हेवेंस जजमेंट, स्टॉर्म विंड एक्सप्लोजन। भाला के नोक पर हवा और तूफान एक साथ गरज रहे थे और हवा में ड्रैगन की दहाड़ गूंज रही थी। फरहान ने अपनी भाला को मोड़ा और बिजली का एक स्तंभ गौतम पर गिरा। गौतम ने अपने घुटनों को मोड़ा और मुक्के मरोड़ा। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां तनी और उसकी नसें उभर आईं जैसे कीड़े उसकी त्वचा के नीचे रेंग रहे हों। उसने अपनी गदा हवा में घुमाई। हवा की इतनी ताकत थी कि उसने आसमान को आधा कर दिया और चारों तरफ की जगह फाड़ दी। बिजली के स्तंभ ने कांटे वाली गदा से टकराकर एक और विस्फोट किया, जिससे हवा में गड़गड़ाहट हुई और नदी में लहरें उठीं। मैदान के ऊपर छाए तूफानी बादल छिटक गए। सूरज की किरणें मानव और सुरा के बीच भाले और गदा की टक्कर पर पड़ रही थीं। गौतम दहाड़ा। उसकी ताकत एक स्तर और बढ़ गई थी। उसकी मांसपेशियां भाप के इंजन की तरह काम कर रही थीं, लगातार ऊर्जा पैदा कर रही थीं। उसकी नाक से भाप निकल रही थी। जब हवा और बिजली भाले के चारों ओर गरज रही थी, तब गौतम की कांटे वाली गदा में दरारें आने लगीं। फिर वह आधी टूट गई। फर्क उनकी ताकत का नहीं था, बल्कि हथियारों का था। जब वह टूटती भाले को देखकर खुद को बचाने की जल्दी में था, तो उसने अपना सिर नीचे किया। भाले ने उसके सींगों को आघात किया। जमीन नीचे धंसने लगी और उसका आधा शरीर जमीन में दब गया, लेकिन उसकी ताकतवर सींगों ने भाले के वार को रोक दिया। गौतम ने दोनों हाथ जमीन में जमाकर एक बड़ा सा मटकड़ा जमीन और पत्थर उठाया और उसे हवा में फरहान की ओर फेंक दिया। फरहान ने अपनी भाला घुमाई और शरीर को घुमाकर हमला टाल दिया। उसकी भाला हवा में चमकी और नीचे काटी, जिससे गौतम का एक सींग कट गया। जब मिट्टी का मटका उसकी ओर बढ़ा, फरहान ने विंड्स स्पिरिट और फ्लोटिंग क्लाउड्स सक्रिय किए और बड़ी मुश्किल से हमला टाला। गौतम ने जमीन पर ठोक कर अपनी ताकत जमा ली और रॉकेट की तरह ऊपर कूदा। उसके मुट्ठियां फरहान की ओर बढ़ीं। फरहान हवा में उछला और गौतम द्वारा फेंके गए पत्थरों के पीछे छिप गया। गौतम ने हर पत्थर को ध्वस्त कर दिया, पर फरहान से पीछा नहीं कर पाया। वह गुस्से में दहाड़ा। उसकी मांसपेशियां उभरीं और उसने हवा में मुक्का मारा, जिससे एक भयानक हवा का झोंका फरहान की ओर गया। इसी बीच फरहान एक पत्थर से कूटा और भाला लेकर आगे बढ़ा। हेवेंस जजमेंट, टाइगर्स हाउल, ड्रैगन्स बेलो। भाले के आसपास हवा का ड्रैगन और बिजली का बाघ घूम रहे थे। वे एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे। भाले का नोक चमक रहा था और शक्ति से भरपूर था। वह पीछे से गौतम की पीठ पर सीधे चला गया। गौतम, जो चारों तरफ फरहान की तलाश में था, उस हमले को देख नहीं पाया। फरहान इस अवसर का इंतजार कर रहा था। भाले ने साफ तौर पर गौतम की पीठ चीर दी। गौतम ने अविश्वास से भाले को देखा, फिर कमजोर मुट्ठी से फरहान की ओर मुक्का मारा। फरहान ने दोनों हाथों से अपनी भाला पकड़ी, हवा में घूमते हुए, फिर अपनी टांग से गौतम के सिर पर प्रहार किया और साथ ही भाला बाहर निकाला, जिससे गौतम दूर उड़ गया। मिनोटॉर और सुरा के सैनिक शॉक्ड थे। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनका राजा गौतम एक आम इंसान से हारा। गौतम उनके लिए एक अमर योद्धा जैसा था, पर फरहान ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वे अपने मारे हुए राजा के पास दौड़े, उसे मौत से बचाने की कोशिश करने लगे। भैरव के सैनिकों को अपने राजा की मदद करने से पहले ही तीरों, खंजरों और उस नदी ने उनकी राह रोक दी। लड़ाई के बीच छुपे हुए शिकारी आखिरकार सामने आ गए। बस बैठो और अपने राजा को मरते हुए देखो। चाहे मिनोटॉर और सुरा समय पर अपने राजा तक पहुंच भी जाएं, तब भी देर हो चुकी थी। हवा और तूफान की तरह तेजी से फेंका गया भाला तेजी से आगे बढ़ा। फरहान के भाले ने आसमान में बिजली चमकाई और हवा को गरजता छोड़ दिया। भाले ने चारों ओर कई छाया बनाए जो पूरी तरह भैरव को घेरे हुए थे। टाइगर्स हाउल, ड्रैगन्स बेलो। फरहान के भाले ने हवा के ड्रैगन और तूफानी बाघ का रूप धारण किया और तेजी से बढ़ा।
उसकी नोक भैरव के सीने को चीरते हुए जमीन पर दबा दी। भैरव की जीवन शक्ति और शरीर की मजबूती इतनी प्रबल थी कि तमाम चोटों के बावजूद वह संघर्ष करता रहा। उसके हाथ पैर जमीन पर जोर से मार रहे थे, धूल उड़ रही थी और उसके आसपास दरारें फैल रही थीं। अगले जन्म में तुम उम्मीद करो कि तुम सुरा या मिनोटॉर न बनो। फरहान ने अपने भाले को कसकर पकड़ा और भाले की नोक को और गहरा धकेला। उसकी बख्तर पर ताजा खून चढ़ गया। भाले का आधा हिस्सा भैरव के शरीर में धंस चुका था और भैरव की आखिरी धड़कन बंद हो गई। फरहान ने भाला निकाला और सभी के सामने भैरव का धड़कता लाल हृदय दिखा दिया। मिनोटॉर और सुरा ने अपने राजा का यह दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर समझ लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। हमें भागना होगा, हमारा राजा मर चुका है। मिनोटॉर और सुरा बिना किसी संकोच के पलायन करने लगे। फरहान की जबरदस्त ताकत देखकर वे स्तब्ध थे। फरहान ने चिल्लाया, सभी को मार डालो, किसी को जिंदा मत छोड़ो। दूसरी तरफ खड़े मानव शिकारी तेजी से पीछा करने लगे। फरहान ने गहरी सांस ली और भैरव के शरीर के पास लेट गया। यह लड़ाई मुश्किल रही थी और उसने अपनी काफी ताकत खर्च कर दी थी। उसे यकीन था कि उसकी सेना भैरव की भागी हुई ताकतों से आसानी से निपट सकती है। वह खुद थोड़ा आराम करना चाहता था। अपना डबल ग्रोथ फ्लावर निकालते हुए उसने यह अच्छी खबर दक्ष को भेजी। रेणुका नगर में दक्ष एक नक्शे के सामने बैठा था जिस पर 6 रास्ते बनाए गए थे। 3 रास्ते लाल निशान तक जाते थे। दक्ष ने फरहान के रास्ते को भी क्रॉस से चिन्हित किया। अब 2 रास्ते बचे हैं, उसने अपने आप से कहा। जब फरहान ने भैरव को मार दिया तब तक हरि और अर्जुन अपनी मंजिल सौरभ की ओर बढ़ रहे थे। सौरभ शांति से घबराए बिना प्रतिक्रिया दे रहा था। वह अपने आलीशान रथ से उतरा जो 3 लोगों के बिस्तर जितना बड़ा था और गुलाबी पर्दे से सजा हुआ था। सौरभ ने आह भरी, लोग सच में आ रहे हैं। हरि ने भौहें चढ़ाईं, लगता है तुम्हें पता था कि हम आएंगे। सौरभ ने कंधे उचकाए, मोयन शायद मर चुका है। मैं सोच रहा था कि क्या कोई मेरे लिए आएगा और बदकिस्मती से मैं सही था। तुम्हें मूर्ख कहूं या घमंडी? हरि और अर्जुन ने अपने हथियार निकाले। अब बकवास बंद करो, लड़ाई करते हैं। सौरभ ने सिर हिलाया, पहले कुछ बात कर लें। हरि और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर शक था। सौरभ धीरे धीरे आगे बढ़ा, तुम दोनों अकेले मुझसे लड़ो और मैं भी अकेले लड़ूंगा। अपने सैनिकों को मत उलझाओ। हरि मुस्कुराया, तुम्हारे सहकर्मियों की चिंता करते देख अच्छा लगा। सौरभ ने फिर कंधे उचकाए, वे मेरे सहकर्मी नहीं बल्कि मेरे प्रेमी हैं। आपका उच्चता, वृद्ध सुरा ने शर्माते हुए कहा। उनकी यह हरकत हरि और अर्जुन को झकझोर गई। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, अर्जुन ने सहमति में कहा। रेणुका नगर की ओर से नुकसान रोकना उनके लिए भी फायदेमंद होगा। तो बात पक्की। सौरभ के सभी 7 पुराने सुरा थे और भले ही रेणुका नगर के शिकारी उन्हें हरा सकते थे, इसमें उनकी कई संख्या कम होने का खतरा था। जब तुम मर जाओगे हम उन्हें सब पकड़ लेंगे, हरि ने धीमे से कहा। वृद्ध सुरा ने आवाज लगाई, आपका उच्चता, हम लड़ सकते हैं, हमें मौका दें। सौरभ ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, दूर हटो, इस लड़ाई में शामिल मत होना, यह आज्ञा है। वो भले ही नाखुश थे, सुरा ने सौरभ को छेड़े बिना रास्ता दे दिया। वे पहले भी सुरा राजाओं को लड़ते देख चुके थे और जानते थे कि उनकी तकनीकें कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। सौरभ उनमें से सबसे मजबूत माना जाता था। हरि ने एक साथ इक्लिप्स और ब्लैक सन को सक्रिय किया। सफेद चांदनी उनके पैरों से फूट रही थी, मानो उनकी पवित्रता घोषित कर रही हो, पर पीछे काला सूरज उनकी दुष्ट छवि को दर्शा रहा था। दोनों विपरीत आभा एक साथ प्रभाव में आईं। जब सौरभ ने अपनी शक्ति कमजोर होती देखी तो वह मुस्कुराया, दिलचस्प। वह एक झपकी में आगे बढ़ा और यदाकदा उसकी पीठ के पीछे एक विशाल शार्क प्रकट हुई। अर्जुन ने अपनी बड़ी तलवार से वार किया और शार्क ने अपनी पूंछ मारी और दक्ष की ओर बढ़ी। सौरभ का मुक्का शार्क को पीछे धकेल दिया। मिरर्ड रिफ्रैक्शन के प्रभाव में अर्जुन पानी में तैरती मछली की तरह बीच बीच में गायब प्रकट हो रहा था। उसने अचानक फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी के वार सौरभ पर की, जिसे सौरभ ने अपने हाथों से जल्दी से रोक लिया। पानी की लहरें लड़ाकों को भिगो रही थीं
और आसपास धुंध छा गई। अर्जुन ने इस धुंध को अपनी ढाल बनाकर लगातार फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी से हमला किया, हवा में तरंगें फैलाते हुए। तरंगें एक दूसरे से टकरा रही थीं, क्रॉस कर रही थीं, मानो एक सपना हो जिसमें वास्तविकता और कल्पना मिल गई हो। सौरभ को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक छोटी नाव हो जो तूफानी समुद्र में बार बार लहरों से टकरा रही हो। कुछ ही समय में उसका शरीर पूरी तरह चोटिल हो गया। उसने जोर से चीखा और धुंध को पीछे हटाया। द बाउंडलेस ब्लेड, यॉर्निंग वेव। अर्जुन ने एक और तकनीक से तेजी से आगे बढ़ा जो दक्ष ने उसे सिखाई थी। यह वार सभी आसपास की धुंध को खींचकर सौरभ के सीने में अनवरत ताकत से घुसा। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी, रिफ्लेक्शन ऑफ सन एंड मून। हरि ने अपनी तकनीक से साथ दिया। सफेद चांदनी से लिपटी काली आग से जलता हुआ मुक्का सौरभ के चेहरे पर मारा। उन्होंने शुरुआत में अपनी सबसे ताकतवर तकनीकों का इस्तेमाल किया था ताकि एक ही वार में लड़ाई खत्म हो जाए, इससे पहले कि सौरभ समय उलटने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर पाता। लेकिन उन्होंने सौरभ या उसकी समय उलट तकनीक की ताकत को कम आंका था। आखिरकार सौरभ ने इस तकनीक को अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह बैठा रखा था और वह उसे बेहोशी में भी सक्रिय कर सकता था। अचेत होने और शायद मौत के कगार पर होने के बावजूद अर्जुन ने अपनी टाइम रिवर्सल तकनीक इतनी गहराई से अपने शरीर में स्थापित कर रखी थी कि वह उस क्षण सक्रिय हो गई जब वह मरने वाला था। विशाल ने जो तलवार उसके शरीर में घोंपी थी वह जबरन वापस खींच ली गई। हंसी को धकेल दिया गया और अर्जुन की चोट जल्दी ही भर गई। अर्जुन पहले जैसी दिखता था, लेकिन सच में वह 20 साल जवान हो चुका था। जैसा सोचा था, यह तकनीक सच में सिरदर्द है, विशाल ने गुस्से में कहा। अर्जुन हंस पड़ा। तुम लोग चाहे जितनी बार मुझे मारो, कुछ नहीं बदलेगा। पहले जिन विरोधियों ने यह तकनीक देखी थी वे तुरंत निराशा में चले जाते थे। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सच में मर जाओ। लेकिन हंसी और विशाल ने हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन ने तारीफ की। ऐसे हंटर्स जो असंभव के सामने भी पहल करते हैं, वैसा ही होना चाहिए। तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत हो सकती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह कितनी देर तक चलेगी। झांग दक्ष के विश्लेषण के बाद वे दोनों इस मोड़ पर हार मानने वाले नहीं थे। विशाल ने अपनी तलवार ताने। तुम्हारे खिलाफ? अगर हम तुम्हें एक बार मार सकते हैं तो 2 बार भी मार सकते हैं। मुझे यकीन नहीं कि तुम बिना किसी नुकसान के बार बार टाइम रिवर्स कर सकोगे। हंसी ने ठंडी हंसी दी। असल में तुम कितनी बार रिवाइव्ड हो पाओगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझे कितनी बार मार पाते हो। अर्जुन अभी भी आराम से लगा। कुछ दुश्मन जिन्होंने कई बार टाइम रिवर्स किया, उनकी स्टैमिना इतनी खत्म हो जाती कि वे लगभग लड़ने लायक नहीं रहते थे, लेकिन अर्जुन पूरी ताकत से खड़ा रहता था। अंत में जब उनकी इच्छा शक्ति टूटती, वह पलटवार करता और आसानी से जीत जाता। पीछे विशाल के पीछे एक विशाल शार्क प्रकट हुई। विशाल ने अपने ग्रेट स्वॉर्ड से वार किया और शार्क ने अपनी पूंछ हिलाकर अर्जुन की तरफ कूच किया। इस बार अर्जुन ने डॉज किया। मिरर्ड रिफ्रैक्शन के प्रभाव से विशाल पानी में मछली की तरह फेज में आ जा रहा था। उसने फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी का हमला किया। पानी की लहरें लड़ाई का हिस्सा बन गईं और धुंध उठी। विशाल ने धुंध का फायदा उठाकर लगातार फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी से हमला किया। ये लहरें आपस में टकरा रही थीं, परावर्तित हो रही थीं और एक सपने की तरह बिखर रही थीं, जहां वास्तविकता और कल्पना मिली हुई थीं। फिर एक बार विशाल ने फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी का एक और हमला किया, जो धुंध से बड्डा होकर अर्जुन को चोट पहुंचा गया। अर्जुन नाखुश होकर चिल्लाया, मैं चुनौती देता हूं कि तुम कोई और तकनीक इस्तेमाल करो। अरे क्यों करूं? यह तो ठीक ही चल रही है। विशाल हंस पड़ा। अर्जुन ने जमीन पर पैर पटककर ऊर्जा का विस्फोट किया, जिससे धुंध छंट गई। फिर वह पीछे की ओर मुक्का मारने को हुआ, लेकिन विशाल कहीं नहीं था। जब अर्जुन ने पलटा तो विशाल 100 मीटर दूर खड़ा था, खुशी से हाथ हिला रहा था। अर्जुन का चेहरा उतर गया। मून सीकर। पीछे से हंसी ने चांद की आभा के साथ तेजी से हमला किया। उसने अर्जुन के सिर पर किक मारी, जिससे वह लड़खड़ा गया,
फिर चांदनी तलवार से घोंप दिया। अर्जुन का दिल रोशनी की एक किरण में गायब हो गया, लेकिन फिर से हंसी को धकेल दिया गया क्योंकि अर्जुन ने फिर से टाइम रिवर्स कर दिया। इस बार वह 50 साल जवान हो गया। हर बार जब वह रिवाइव्ड होता, विशाल और हंसी उसे मारते। यह चक्र 8 बार दोहराया गया। 8वीं बार तक अर्जुन की ताकत इतनी गिर गई थी कि वह अब मुश्किल से एक सूरा किंग कहा जा सकता था। अगर उसकी ताकत फिर और गिरेगी तो वह सूरा लॉर्ड के स्तर तक पहुंच जाएगा। सूरा किंग और सूरा लॉर्ड में सिर्फ एक शब्द का फर्क था, लेकिन वह शब्द ताकत में बहुत बड़ी गिरावट दर्शाता था। मुझे पता है कि हर बार तुम टाइम रिवर्स करते हो, तुम्हारा शरीर जवान हो जाता है, और जितनी जल्दी तुम यह करोगे उतना ज्यादा समय तुम्हारा शरीर खो देगा। अब तक तो तुम मुश्किल से सूरा किंग बने हो, तुम्हारा अंत आ गया। हा, क्या सच में? और तुम दोनों की स्टेमिना कितनी बची है 8 बार मुझे मारने के बाद? विशाल की ताना सुन अर्जुन ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला। उसने अपने रक्त, पोटेंशियल और लाइफ फोर्स को एक साथ जला दिया। उसका शरीर खून की तरह लाल हो गया। उसकी त्वचा पर नलिकाएं उभर आईं। उसके शरीर से पटाखों की तरह आवाजें आ रही थीं और उसकी ताकत और ऑरा कई गुना बढ़ गई। अगर वह समय को उलट सकता था तो वह भविष्य के समय के भंडार से भी खींच सकता था। अपना बाउंडलेस भविष्य कुर्बान करके अल्पकालिक जबरदस्त ताकत पा सकता था। वह एक सूरा किंग था और लगभग अंत तक बढ़ता रहेगा। अपने पोटेंशियल और लाइफ फोर्स को जलाकर उसे इतनी ताकत मिली कि वह अपने पीक की 7-8 गुना ताकत पर था। अपने भविष्य की ताकत खत्म करने के बाद उसका शरीर सिकुड़कर एक बूढ़े सूरा जैसा दिखने लगा, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई रोशनी भयानक थी। उसका दिल भट्ठी की तरह धड़क रहा था। उसके शरीर से भाप निकल रही थी। बेशक वह कमजोर लग रहा था, लेकिन वह इतनी ऊर्जा फैला रहा था कि आसपास की हवा तपती जा रही थी। अर्जुन ने सोचा कि अपनी ताकत का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करे। प्राकृतिक नियमों के दिल यानी स्पेस टाइम के ताने बाने से जुड़ी तकनीकें सबसे जटिल और समझने में कठिन होती हैं। अर्जुन की टाइम की समझ अपूर्ण थी। वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर पा रहा था और इस तकनीक का प्रयोग करने के लिए उसे भारी बलिदान देना पड़ता था। इसके अलावा अभी यह तकनीक केवल शरीर के नुकसान को उलटती थी और इसका कोई और बड़ा उद्देश्य नहीं था। गौतम की रिजेनरेटिव शक्ति इससे बेहतर थी। हर बार इस तकनीक के उपयोग से उसकी ताकत कम होती जाती थी। खुशी की बात यह थी कि उसके विरोधियों ने भी बराबर स्टेमिना खर्च की थी। अंत में अर्जुन ने एक अनोखा रणनीति अपनाई। ऐसी रहस्यमय जोखिम भरी वन टाइम टेक्निक्स का उपयोग करना जो उसकी लाइफ फोर्स और पोटेंशियल को जलाकर अल्प समय के लिए जबरदस्त ताकत बढ़ा देती थीं। ये तकनीकें सामान्यतः भारी पेनल्टीज के साथ आती थीं और जो हंटर इन्हें इस्तेमाल करता उसे अपने करियर को अलविदा कहने के लिए तैयार रहना पड़ता। अर्जुन ने 3 ऐसी तकनीकों को तेजी से इस्तेमाल किया था। वह शायद बाद में इनका प्रभाव झेलकर मर भी सकता था, लेकिन वह टाइम रिवर्स करके उन प्रभावों को भी मिटा सकता था। इसीलिए वह ऐसी वन टाइम तकनीकों का इस्तेमाल दबाव में करते वक्त पसंद करता था। अब अर्जुन का शरीर पूरी तरह लाल हो चुका था। उसका दुबला पतला शरीर बिल्कुल सूखा था, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसकी लंबी और टूटती हुई बाल हवा में लहरा रही थीं और उसका दिल भट्ठी की तरह धड़क रहा था। मैंने सोचा था कि तुम्हें मारना आसान होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि मैंने तुम सबको कम आंका। ठीक है, खेल खत्म, अब तुम्हारा अंत होगा। वजह यह थी कि उसने अपनी अल्टीमेट तकनीकों का इस्तेमाल शुरू में इसलिए नहीं किया था क्योंकि वह एक सूरा के रूप में अपने अभिमान में था और मानता था कि इंसान चाहे वे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, कोई खास नहीं होंगे। वह सोचता था कि सिर्फ अपने सूरा राजा के रूप में अपनी ताकत से इंसानों से निपटना आसान होगा। परंतु लड़ाई के दौरान विशाल और हंसी ने इतनी तेजी से उस पर हमला किया कि उसके पास अपनी अल्टीमेट तकनीकें एक्टिवेट करने का वक्त नहीं था। यह अर्जुन का पहला मौका था पलटवार करने का। जब उसने स्थिति देखी तो विशाल ने तुरंत अपनी ब्लड एंड सोल शार्ड एक्टिवेट की, जबकि हंसी ने फुल पावर पर साइजेजी को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। विशाल की पीठ के पीछे एक विशाल शार्क प्रकट हुई
विशाल ने अपने ग्रेट स्वॉर्ड से वार किया और वह विशाल शार्क अपनी पूंछ हिलाकर अर्जुन की ओर छलांग लगा गई। अर्जुन के मुक्के ने शार्क को पीछे धकेल दिया। मिरर्ड रिफ्रैक्शन के प्रभाव में विशाल पानी में तैरती मछली की तरह अस्तित्व में आ जा रहा था। उसने चारों दिशाओं से अर्जुन पर फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी के वार किए, जिससे अर्जुन के पीछे हटने की जगह नहीं थी। अर्जुन ने उस हमले को नजरअंदाज कर दिया और एक सामान्य मुक्के से लगने वाली धुंध को भगा दिया। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी, रिफ्लेक्शन ऑफ सन एंड मून। हंसी ने अपनी तकनीक से हमला किया। काले अग्नि से जलती हुई और सफेद चांदनी में लिपटी हुई मुट्ठी से अर्जुन के चेहरे पर प्रहार किया। अर्जुन ने उस मुट्ठी को पकड़कर हंसी को विशाल की ओर फेंक दिया। जब विशाल ने हंसी को पकड़ा, अर्जुन ने आगे बढ़कर मुक्का मारा, लेकिन विशाल के शरीर पर पड़ते ही वह हवा में धुंध बन गया। अर्जुन ने भौहें तानी। यह विशाल का असली शरीर नहीं था। मिरर्ड रिफ्रैक्शन के प्रभाव से विशाल अस्तित्व में आ जा रहा था। अर्जुन ने एक विशाल को कुचल दिया जो पानी की भांप में फट गया, लेकिन 10 और विशाल प्रकट हो गए। अर्जुन ने हाथ हिलाया और वे सभी धुंध में बदल गए, पर लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन, जो पानी की धुंध से घिरा था, खुद को कल्पना और वास्तविकता के बीच फंसा पाया। द बाउंडलेस ब्लेड, शार्क हॉर्ड। 100 से अधिक लाल और नीली पारदर्शी शार्क अर्जुन की ओर चली। जब भी वह एक शार्क को मारता, अगली शार्क उसकी त्वचा से एक टुकड़ा काट लेती। जब अगली शार्क मारी जाती तो 3 और प्रकट हो जाते। शार्कों का यह प्रकोप कभी खत्म नहीं होता लगा। हर शार्क के मरने पर वह धुंध फैलती गई, जिससे तकनीकी प्रभाव बढ़ता गया। धुंध फैलती गई और शार्कों के लिए और जगह बनी। अर्जुन के चारों ओर शार्कों की संख्या बढ़ती गई। उसका शरीर, जो अब दुबला और कमजोर था, अब मांस के बजाय हड्डियों को ही काटा जा रहा था। अपने गुप्त तकनीकों के इस्तेमाल के बावजूद अर्जुन उस धोखेबाज धुंध से बाहर निकलने में असमर्थ था। अंत में उसने दोनों मुट्ठियों से जमीन पर जोर से प्रहार किया, जिससे बहुत शोर हुआ और धूल मिट्टी उड़ गई। धुंध उसके आसपास फैल गई, लेकिन जैसे ही यह हुआ, शार्कों का एक समूह खाली जगह को भरने के लिए आगे बढ़ गया। अर्जुन ने उनकी ओर मुक्कों की झड़ी लगाई, जिससे वे फट गए और फिर से उसके चारों ओर धुंध के एक नए घेरे में बदल गए। अर्जुन की अल्टीमेट तकनीक वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी और वह 10 से 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला कर सकता था, लेकिन उसने गलत प्रतिद्वंदी चुना था। विशाल की लड़ाई की शैली विरोधी को भ्रमित करने और विचलित करने की थी, और उसने भारी प्रहार करने वाले अर्जुन को पूरी तरह रोक दिया था। अर्जुन जानता था कि यदि उसने विशाल की भ्रम तकनीक को जारी रहने दिया तो उसकी गुप्त तकनीकों का प्रभाव खत्म हो जाएगा और वह मर जाएगा। अपनी शारीरिक ताकत पर भरोसा करते हुए वह धुंध के क्षेत्र से बाहर निकला, रास्ते में आने वाली शार्कों को तोड़ता हुआ, लेकिन उसके बाहर विशाल इंतजार कर रहा था। द बाउंडलेस ब्लेड, शार्क फ्रेंजी। जब विशाल ने तलवार घुमाई, पानी में लहरें उठीं और उसके पीछे एक विशाल शार्क तैर रही थी। विशाल ने अपनी जीन ऊर्जा को तकनीक में प्रवाहित किया, जिससे शार्क वास्तविकता में आ गई और हमला किया। अर्जुन ने अपने हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन पीछे से आने वाली शार्कों ने उसे रोक लिया, जिससे सामने वाली शार्क ने उसकी गर्दन काट ली। हंसी सावधानी से आई और पूछा, कैसा रहा? विशाल ने अपने स्टोरेज से एक शीशी निकाली, जो यमलोह ने बनाई हुई स्टैमिना रिकवरी की दवा थी। वह उसे पी गया और बोला, यह लंबी लड़ाई होगी। हालांकि विशाल के हमले ऊर्जा खपत में ज्यादा लगते थे, लेकिन धुंध से शार्कों का अनंत प्रकोप एक उपयुक्त वातावरण में बेहद ऊर्जा कुशल था, और विशाल इसे जारी रखने को तैयार था। जैसे उसने सोचा था, अर्जुन का खून और दिमाग फिर से विकसित होने लगे और उसका कुचला हुआ खोपड़ी फिर से बन गया। द बाउंडलेस ब्लेड, यॉर्निंग वेव। विशाल ने फिर से हमला किया और अर्जुन का सिर फिर फट गया, लेकिन वह खुद को फिर से बना रहा था। विशाल ने वही तकनीक कई बार इस्तेमाल की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने निष्कर्ष निकाला, जब तक वह टाइम रिवर्सल के प्रभाव में है, उसे हमला करने का कोई फायदा नहीं। जब अर्जुन पूरी तरह से ठीक हो गया
तो वह खुद को सैकड़ों साल जवान पाया, लेकिन अपनी शक्ति अपने चरम से बहुत नीचे। जैसे ही वह जागा, उसने अपना रक्त जला दिया और अपनी संभावनाओं को खर्च किया। उसका शरीर रक्त लाल हो गया और उसकी त्वचा पर नसें उभर आईं। उसका शरीर पटाखों की तरह फटने फूटने लगा और उसकी ताकत और आभा कई गुना बढ़ गई। अर्जुन अचानक दुबला और कमजोर हो गया। भविष्य की अपनी ताकत खर्च करने के कारण उसका शरीर सिकुड़ गया और वह एक बूढ़े सूरा की तरह दिखने लगा, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई आग भयानक थी। उसका हृदय भट्टी की तरह धड़क रहा था, शरीर से भाप निकल रही थी। सब कुछ दिखने के बावजूद वह इतनी ऊर्जा फैला रहा था कि आसपास की हवा भी जलन महसूस कर रही थी। चाहे तुम 10 बार, 100 बार, 1000 बार समय उलटाओ, सब व्यर्थ है। धुंध का एक संसार फिर से अर्जुन को घेर गया और उसके चारों ओर सैकड़ों शार्क थीं। इस बार जबकि उसका शरीर काफी हद तक ठीक था, अर्जुन ने फिर से हमले की सीमा से बाहर निकलने की कोशिश की। विशाल ने पूछा, हंसी, क्या तुमने कभी वीडियो गेम खेला है? हंसी ने सिर हिलाया। बचपन में मेरे परिवार की हालत बहुत खराब थी। मुझे अपने भाई का ख्याल रखना पड़ता था, इसलिए खेलने का समय नहीं था। कुछ हद तक अर्जुन की क्षमता भी खेल में रिवाइव करने जैसी है। फर्क बस इतना है कि हम असली दुनिया में हैं, खेल की दुनिया में नहीं। अर्जुन ने विशाल की तकनीक की सीमा से बचने की कोशिश की, लेकिन वह फंसे हुए धुंध के क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा रहा था। विशाल मुस्कुराया। असली दुनिया एक भयानक खेल है जिसमें कोई निश्चित नियम या लक्ष्य नहीं होता और खिलाड़ी एक दूसरे पर भी वार कर सकते हैं। जैसे जैसे अर्जुन का शरीर और अधिक घायल होता गया, उसे एक एहसास हुआ, तुम घटिया इंसान हो, तुमने मुझे धोखा दिया। अर्जुन तभी बाहर निकल पाया क्योंकि विशाल ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह आसानी से अगली बार भी बाहर निकल सकता है। विशाल जोर से हंसा। ऐसे लोगों से निपटने के लिए मेरे पास कुछ चालें तो होनी ही चाहिए। गुस्से में अर्जुन हवा में ऊंचा कूटा, लेकिन यह भी विशाल की भविष्यवाणी में था। अर्जुन ऊपर कूदा और अपने चारों ओर बनी भ्रांतिमयी तकनीक से बाहर निकला, लेकिन उससे पहले कि वह संभल पाता, यशवीर तोमर ने हमला कर दिया। द बाउंडलेस ब्लेड शार्क हॉर्ड। जब यशवीर ने अपनी तलवार घुमाई तो उसके पीछे एक विशाल शार्क की लहरें उठीं। उसने अपनी जीन एनर्जी इस तकनीक में प्रवाहित की और वह शार्क वास्तविकता में प्रकट होकर सीधे हमला करने लगी। अर्जुन ने बचाव की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह हमला झेलते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका सीना धड़ से ढंस गया और वह बेजान होकर पड़ा रहा। यशवीर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तभी अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर दी और अपनी सारी बची हुई ऊर्जा से एक प्रहार किया। जगह कांपी और फटी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमला स्वर्ग और पृथ्वी को तोड़ सकता हो, पर वह बिना किसी असर के यशवीर के पार हो गया। यशवीर के शरीर में प्रहार लगते ही उसके मिरर्ड रिफ्रैक्शन तकनीक के प्रभाव बार बार सक्रिय हो गए। फिर भी हमला उसके शरीर में बिना कोई चोट पहुंचाए गुजर गया, जैसे वह खुद कोई मृग तृष्णा हो। उसके हाथ में तलवार नीचे झुकी और अर्जुन का सिर काट गिरा दिया। जैसे कोई फिल्म उल्टी चल रही हो, अर्जुन का सिर वापस जुड़ गया और वह 100 साल जवान हो गया। अब वह एक जवान सुरा योद्धा की तरह दिखने लगा। अपने पुनरुद्धार के बाद अर्जुन ने पूछा, यह तकनीक क्या थी? यह मिरर्ड रिफ्रैक्शन का शिखर, रिफ्लेक्टेड साइट, रिफ्रैक्टेड विजन है। बिना समय गंवाए अर्जुन ने फिर से अपनी अंतिम तकनीकों को अपनाया। उसने अपना खून जलाया और अपनी संभावनाओं को भुनाया। उसका शरीर रक्त रंजित हो गया और उसके पूरे शरीर पर नाड़ियां उभर आईं। शरीर में पटाखों की तरह आवाजें हुईं और उसकी ताकत और आभा कई गुना बढ़ गई। फिर उसका शरीर पतला और दुबला हो गया। अपनी भविष्य की ताकत खत्म कर चुका, उसका शरीर सिकुड़ गया और वह एक बूढ़े सुरा की तरह लगने लगा, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई अग्नि बहुत डरावनी थी। उसका हृदय भट्टी की तरह धड़क रहा था और उसके शरीर से भाप निकल रही थी। पहले की तुलना में वह केवल सुरा राजा के स्तर पर था, जबकि उसने अपनी सारी गुप्त तकनीकें उपयोग कर ली थीं। धुंध का एक संसार फिर से अर्जुन के चारों ओर छा गया और उसके चारों ओर सैकड़ों शार्क मंडराने लगी। इस बार अर्जुन ने
भ्रांतिमयी संसार से भागने के बजाय भागना चुना। समय को कई बार उल्टा घुमाने के कारण उसकी ताकत इतनी कमजोर हो गई थी कि वह यशवीर का मुकाबला भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। वह सुरा राजा के स्तर से नीचे गिर चुका था और वह शक्ति जो वह निकाल सकता था बहुत कम रह गई थी। यशवीर से 2 बार मरने के बाद वह शार्कों से सुरक्षित बचने की क्षमता भी खो चुका था। धुंध के इस संसार में फंसा अर्जुन चीखता और गालियां देता रहा। यशवीर अपनी तकनीक बनाए रखते हुए इंतजार करता रहा कि अर्जुन कोई चाल चले। थोड़ी देर बाद उसने हाथ हिलाया और धुंध उसके सामने छंट गई। हंसी ने पूछा, कैसा रहा? देखो, यशवीर ने सामने इशारा किया। सुरा राजा अर्जुन गायब हो चुका था और उसकी जगह एक सुरा शिशु था। जब बच्चे ने यशवीर और हंसी को देखा तो वह जोर से रोने लगा। यशवीर ने सिर खुजाया। एक हंटर के तौर पर वह युवा और बुजुर्ग पर हाथ डालना अनैतिक समझता था। अगर उसका विरोधी सुरा राजा होता तो समस्या नहीं थी, परंतु एक सुरा शिशु के खिलाफ जो खुद को बचा भी नहीं सकता। हंसी ने बच्चे को देखकर आह भरी। इसे लेकर चलते हैं और हमारे कप्तान से इसे निपटने देते हैं। दूर से बूढ़े सुरा ने देखा जब धुंध छंट रही थी और एक बच्चा पीछे रह गया था। कई सुरा के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। जब हंसी बच्चे को उठाने चली तो कई सुरा ने गहरी सांस ली और अपने हथियार लेकर आगे बढ़े, जिनके पीछे बाकी भी तेजी से बढ़े। यशवीर ने भौहें तानी। मेरा अर्जुन के साथ समझौता अभी भी वैध है, अपनी जान बेकार मत गंवाओ। सुराओं ने कहा, बिना हमारे राजा के हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। हम सब बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। हमारे उच्च सम्मान को छोड़कर कोई हमें नहीं चाहता। हमें बस बेकार कचरे की तरह समझा गया। हम जो कभी इस दुनिया के सबसे अनुभवी योद्धा थे, हमें सुरा राजा अर्जुन वापस दो। उनकी उम्र चाहे ज्यादा हो, लेकिन उनकी आभा अब भी कम नहीं हुई थी। हंसी ने ठाका लगाया। जाओ, चले जाओ, तुम जानते हो कि हम उसे नहीं सौंप सकते। सुराओं ने दहाड़ लगाई। अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं अपने राजा के सामने मरना पसंद करूंगा। हमें हमारे राजा सौंपो। मेरी जान मेरी रानी के लिए। लगता है हमारे पास कोई विकल्प नहीं। यशवीर का चेहरा कठोर था। उसने हाथ हिलाया और उसके पीछे इंसानी हंटर दौड़े। यह लड़ाई असमान थी। हालांकि हंटर ताकतवर और अपने चरम पर थे, बूढ़े सुरा अपने विश्वासों के लिए मरने को तैयार थे, और अगर वे इंसानों को भी साथ लेकर मर जाते तो बेहतर था। कमजोर और कमजोर होते हुए भी बूढ़े सुरा बहुत मुश्किल थे। यमलोह विष के छिड़काव के बावजूद वे गिरने से इनकार करते और कम से कम एक इंसानी हंटर के अंग, एक हाथ, पैर, कान को अपने साथ ले जाते। आखिरकार यशवीर को स्वयं युद्ध में उतरकर सभी सुराओं को मारना पड़ा जो अपने राजा के लिए आखिरी सांस तक लड़े। सबने अपने शवों की ओर निहारा। मूकता छाई हुई थी जिसमें केवल बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। लंबी लड़ाई और युद्ध भूमि में बिखरे शवों के बाद यशवीर अंततः विजयी हुआ। मृतकों की सेना ने जीवित हर प्राणी को मार डाला, सुरा, एलियन रेसेस और जेनेटिक लाइफ फॉर्म सभी को। वे जितना अधिक जमीन जीतते गए उतना ही उनकी ताकत बढ़ती गई और उनके दिखाई देने भर से आसपास के जीव भाग जाते। सौम्या और उनके हंटर एक घाटी के ऊपर से इस नेक्रोमैटिक सेना को देख रहे थे। यह सेना इतनी विशाल थी कि ऐसा लग रहा था जैसे एक अंधकार का विशाल टुकड़ा दूर तक फैला हो, जिसकी सीमाएं दिखाई नहीं दे रही थीं। शवों से काला धुआं निकल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से कोई तूफानी बादल गुजर रहा हो। अगर यह सेना रेणुका नगर तक पहुंच गई तो यह एक अपरिवर्तनीय तबाही होगी। सौम्या इस विशाल सेना को देखकर चिंतित हो गई। 10,000, 30, 50, 100, 200, 300 हजार ज़ॉम्बी इतने अधिक थे कि उन्हें गिन पाना लगभग असंभव था। शेखर ने अपनी लगभग पूरी राज्य सेना को इनकी खोज में लगा दिया था। एक हंटर ने उससे पूछा, सौम्या, क्या हम शेखर को इन भीड़ में ढूंढ पाएंगे? अगर वे उसे दूर से निशाना बना पाते तो नेक्रोमैटिक सेना को तुरंत खत्म किया जा सकता था। लेकिन सौम्या, जो शिलग्रद गिद्ध के नेता के सिर पर खड़ी थी, ने सिर हिलाकर कहा, मुझे कहीं दिख नहीं रहा और मुझे शक है कि अगर चाह भी लें तो उसे दूर से निशाना बना पाएंगे। एक और हंटर ने पूछा, क्या हम इतनी बड़ी सेना अकेले ही निपटा पाएंगे?
सौम्या ने गंभीरता से जवाब दिया, बिल्कुल। भूलना मत कि गवर्नर ने हमारे लिए खास रणनीतियां और मुकाबला तरीके बनाए हैं। सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। सौरभ की बात सुनते ही उसके साथ खड़े सभी अधीनस्थ सिर हिलाकर सहमति में झुका दिए। जो तुम्हारे पीछे है वह रेणुका नगर है, वह शहर जिसे हमने अपने समय और ऊर्जा की भारी निवेश से मिलकर बनाया है। हमारा शहर। हम इन ज़ॉम्बीज़ को यहां बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। चलो इन्हें वापस उनकी कब्रों में भेज देते हैं। हंटर और शिलग्रद ने जोर से जयकार लगाई। जी हां कप्तान सौरभ। हंटर जल्दी से छिप गए। घाटी के चारों ओर जैसे खौफनाक छुपी हुई सेना। मृतकों की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उनकी इंद्रियां जो मृत्यु के कारण काफी कमजोर हो चुकी थीं, आसपास छुपी हुई रेणुका नगर की सेना को महसूस भी नहीं कर पा रही थीं।